Hello students, very good evening to all. My name is Divyanshu Dubey and today we are going to discuss about class 11 trigonometry. Okay, तो let's start. देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो स्टार्ट होती है क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में वो ये है कि एंगल्स के बारे में बात हुआ है। सबसे पहले जो टॉपिक आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एंगल्स के बारे में उसने आपको जानकारी दी है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी एंगल्स और उसके मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास 11 का स्टार्ट करता हूँ। वैसे बहुत सारे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो एंगल्स के बारे में मोस्टली जानते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ना है, ठीक है। तो बताता हूँ, देखिए समझते चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो आता है अपना क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में वो आता है एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स होता क्या है, अगर कोई पूछे कि एंगल्स है, एंगल्स को डिफाइन कीजिए, तो हम एंगल्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सब एकदम बेसिक सी चीज़ है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक इनिशियल रे ले ली, ठीक है। इनिशियल रे मैंने क्या ले ली, ओ ए। इसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इनिशियल रे, ठीक है। अब इस इनिशियल रे को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, सपोज कीजिए इसी ओ ए रे को मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसका नाम मैंने दे दिया ओ बी। यही ओ ए रे थी, इसे मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ये रे क्या बन गई, ओ बी रे। और इस रे का नाम मैं बोल रहा हूं आपको टर्मिनल रे, ठीक है। इस रे का नाम आप क्या बन गया, टर्मिनल रे। ये थी इनिशियल रे और यही रोटेट हो गई तो इसके बोलते हैं टर्मिनल रे, या इसे आप रे बोल के या साइड भी बोल सकते हैं, इनिशियल रे और इनिशियल साइड, या अपन इसे बोल सकते हैं टर्मिनल रे और टर्मिनल साइड। ओके, अब बात को समझिए। जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा स्पेस बना, इसी स्पेस को हम बोलते हैं एंगल, और इसे मैंने नाम क्या दिया है, थीटा। तो अगर मैं पूछूं तो इसका नाम मैं डिफाइन कैसे करूंगा इस एंगल को, तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी। क्या लिखूंगा, ए ओ बी, और ये कितना है, थीटा है। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड। ये जितने अमाउंट से रोटेट हुई इनिशियल साइड, यही मेरा क्या है, एंगल को डिफाइन कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड इज नोन एज एंगल। ओके, तो ये मेरा एंगल का डेफिनेशन हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि एक इनिशियल रे को मैंने क्या किया, रोटेट किया किसी भी डायरेक्शन में, चाहे एंटी क्लॉक में चाहे क्लॉकवाइज में, तो एक स्पेस मेरे पास जनरेट हुआ, उस स्पेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल बोल रहा हूँ। तो एंगल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड इज नोन एज एंगल। ओके, ठीक है। तो अब एंगल्स तो समझ में आ गया कि एंगल्स होता क्या है, एक इनिशियल साइड थी जिसे हम रोटेट कर रहे हैं और वो टर्मिनल साइड बन रही है, तो उनके बीच का स्पेस कहला रहा है एंगल। तो अब एंगल होते कितने टाइप के, तो एंगल होते दो टाइप के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी टाइप्स ऑफ एंगल की, टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में अगर मैं बात करूं तो अपने क्लास 11 के अकॉर्डिंग अपन दो टाइप के एंगल की बात करेंगे। एक बात करेंगे पॉजिटिव एंगल और एक अपन बात करेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है। एक बात करेंगे पॉजिटिव एंगल, एक बात करेंगे नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब अपन रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब अपना क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल कब बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा जब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब अपने पास क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बनता कैसे और क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में डिस्कस करके बताता हूं, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, देखिए। अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव एंगल की, पॉजिटिव एंगल, तो मैंने बोला कि जब इनिशियल रे या इनिशियल साइड जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारा बनता है पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, व्हेन इनिशियल साइड मूव इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये अपनी इनिशियल रे थी ओ ए, और इसे मैंने मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा, तो ये बन गया ऐसा ओ बी साइड। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बना ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा पॉजिटिव एंगल थीटा। ठीक है, अब लेकिन इसी में मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नेगेटिव एंगल की, नेगेटिव एंगल। इसको समझिए नेगेटिव एंगल कैसा हुआ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन इनिशियल साइड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे समझिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक रे है ओ ए, ठीक है, और इसे मैं मूव करा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इधर मूव होगी, तो यहाँ पे बन गया ओ बी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ। सपोज कीजिए अपन एक स्ट्रेट लाइन ही ले लिए ओ ए, और इसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ये इधर मूव होगी, तो ये बन गई ओ बी। तो यहाँ पे जब ये एंगल जो बनेगा थीटा, ये मेरा कहलाएगा नेगेटिव एंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये मेरा बन जाता है पॉजिटिव एंगल, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बन जाता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये इनिशियल साइड है मेरी और ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, और यहाँ पर ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बात को समझिए, क्या पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल इक्वल हो सकते हैं? देखते हैं थोड़ा सा, अगर इनका क्या मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर एक बार डिवीजन करा देता हूँ, एंगल क्या होता है, तो एंगल अपन बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड इज नोन एज एंगल। और दूसरी चीज, एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब इनिशियल साइड मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब इनिशियल साइड मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं कि क्या ये दोनों एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए अगर मैं ऐसा ही डायग्राम सेम इसमें बनाता तो क्या होता, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यहीं पर अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जो दिखने में बिल्कुल सेम हो, सपोज कीजिए ये मेरी इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये मेरी टर्मिनल साइड है। देखिए साइड चेंज कर दिया हूं, यहां पर इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, और यहां पर भी साइड चेंज कर दिया हूं। कैसे, इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, ध्यान से देखिएगा। और इनिशियल साइड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैंने किसको, टर्मिनल साइड को, तो यहां पर एक एंगल बना है थीटा। अब आप खुद समझ जाइए, इनिशियल साइड का एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ तो ये क्या बना, पॉजिटिव एंगल। लेकिन यहां पर इनिशियल साइड का क्लॉकवाइज मूव हुआ तो यहां पे कैसा एंगल बना, नेगेटिव एंगल। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपको सेम दिख रहा है क्योंकि डायग्राम बिल्कुल सेम है दोनों का। दोनों में एंगल आपको 45 डिग्री दिख रहा है, बट ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है क्योंकि एक में इनिशियल साइड नीचे थी और इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया गया है, और यहां पर इनिशियल साइड ऊपर थी और इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा गया है। तो यहां पर पॉजिटिव एंगल बन रहा है और यहां पर नेगेटिव एंगल बन रहा है। दोनों का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इस कारण ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इनिशियल साइड के दोनों डायग्राम में इनिशियल साइड के रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इस कारण ये दोनों एंगल बराबर नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस वन इज अ पॉजिटिव एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव एंगल ऑफ 45 डिग्री। बट दोनों केस में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं ध्यान से लिख दे रहा हूं एंगल AOB, और यहां पर मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिए मैं यहां पे क्या बोलने वाला हूं। यहां पे मैं बोलने वाला हूं, यहां पे मैंने बोला AOB, और यहां पे मैं बोल रहा हूं,
चेंज कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव एंगल है, एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल है, और दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। याद रखिएगा, दोनों एंगल का डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है और एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। इस कारण ये दोनों एंगल भले मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको एंगल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। एंगल्स क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड इज नोन एज एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब इनिशियल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। क्या पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल इक्वल हो सकते हैं? हाँ, मैग्नीट्यूड के से देखा गया तो दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे 45 डिग्री का दोनों बन रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो दोनों कैसा है, डिफरेंट है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका ये दोनों एंगल्स को अपन इक्वल नहीं बोलेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो अब चलिए, ये तो समझ में आ गया कि एंगल्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है, ये भी समझ में आ गया। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या है, ये भी समझ में आ गया। तो अब अपने को ये चाहिए कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाए। जैसे हमको यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट करना है, जैसे एक लेंथ का मेजरमेंट अपन करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, वैसे ही एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करें। तो चलिए अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द हाउ टू मेजर द एंगल्स। ओके, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स अपना नया टॉपिक आएगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसा भी है। तो अब अपन बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखिए, अपन पढ़ना चाह रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपको मैं बता दूं, इसमें 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम कौन सा होता है? पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसे और क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम को अपन बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, और फिर होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका और कोई नाम नहीं है, इसको सर्कुलर सिस्टम ही बोलते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारे पास सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम। इसका एक और नाम क्या है? इसको एक और नाम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो अपने पास 3 टाइप के सिस्टम होंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अपने को अगर एंगल्स का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या यूनिट्स होंगे, उसके क्या क्या सिस्टम है। तो अपने पास 3 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम कौन सा है? सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। फिर क्या है? सर्कुलर सिस्टम। फिर क्या है? सेंटीसिमल सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो एक एक करके तीनों पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल सबसे पहले क्या उठा रहा हूँ? सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो आप लोग जब बचपन में एंगल्स के बारे में पढ़े थे तो अपने प्रोटेक्टर का यूज करके बहुत सारे एंगल्स बनाए भी थे। तो आपको पता है कि प्रोटेक्टर में डिग्रीज होती थी, आप एंगल्स को किसमें नापते थे? डिग्रीज में नापते थे। तो यहाँ पर ये सेक्साजेसिमल सिस्टम और कुछ नहीं है, डिग्री के बारे में बात करता है, ये डिग्री को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के थ्रू हमने डिफाइन किया किसको? डिग्री को। डिग्री, डिग्री क्या है? डिग्री एक यूनिट है, किसको नापने की? डिग्री यूनिट है नापने की, एंगल्स को नापने की यूनिट। जैसे लेंथ को अपन मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही एंगल्स को नापा जाता है किसमें? डिग्री में। ठीक है, तो अब डिग्री को समझाने से पहले डिग्री होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे 1 डिग्री को डिफाइन कीजिए, 1 डिग्री को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 डिग्री को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा कुछ चीज समझा देता हूं। अगर वो समझ में आ गया तो ये डिग्री जो समझाना है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता है। वो छोटी सी चीज क्या है उसको समझाता हूँ। पहले मैं आपको समझा दूं
जैसे आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है अपन बोले, तो इससे समझ में क्या आ रहा है अपने को, इसको समझ गए तो डिग्री समझ में आ जाएगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें क्या बता रहा है समझिए। देखिए 1 मीटर कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होता है, सपोज कीजिए यहां से यहां तक 1 मीटर का डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो ये 1 मीटर ये पूरा है, ए से बी तक पूरा कितना है, 1 मीटर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं तो ये 100 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने इस 1 मीटर के डिस्टेंस को, मतलब ए बी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, मतलब आपने इसको यहाँ पे 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और सभी हिस्से बराबर है। 100 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा है, किसे, इस 1 मीटर के डिस्टेंस को। और यहां पर ये जो छोटा सा एक पार्ट जो आपका बन रहा है, जो ये 100 इक्वल हिस्से बन रहे हैं, उसमें से एक हिस्से को, आप कोई भी एक हिस्से को पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए, या स्टार्टिंग वाले को पकड़ लीजिए, ये आपका एक हिस्सा कहलाता है 1 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में, आपको मैंने क्या बोला कि 1 मीटर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सपोज कीजिए ए बी वो डिस्टेंस है 1 मीटर, और इसको मैंने 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और इसका एक हिस्सा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और उसके एक छोटे से हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब आप ये भी जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ऑब्वियस बात है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो हिस्सा था, सपोज कीजिए ए से बी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं, तो इस ए से बी 1 सेंटीमीटर को आपने 10 और छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझे, और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो ये जो छोटा सा हिस्सा बना, ये कि मेरा कहलाता है 1 मिलीमीटर। अब आपको बात समझ में आई, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 1 मीटर मैंने एक लेंथ ले ली ए बी, ये 1 मीटर है, और इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके एक पार्ट्स को मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसके एक पार्ट को भी और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके एक पार्ट को मैंने क्या बोला, 1 मिलीमीटर। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आप डिस्टेंस को जितना इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते चलते हैं, उतनी यूनिट्स आपको मिलते जाती है। आपने 1 मीटर को 100 पार्ट में डिवाइड किया तो सेंटीमीटर मिला, फिर 1 सेंटीमीटर को और 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो आपको मिलीमीटर मिला। तो बस यही है, पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और नई नई यूनिट्स बनाते चलना, ठीक है। तो अब आपको मैं ये समझाता हूं कि डिग्री क्या है। अब आपको डिग्री समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है। तो चलिए डिग्री को समझते हैं। अब डिग्री क्या है, सीधी सीधी बात है, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक, इसका सेंटर मैंने कितना ले लिया, ओ ले लिया। मैं बोल रहा हूं 1 डिग्री को डिफाइन करो, 1 डिग्री को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करेंगे 1 डिग्री को, देखिए बात को समझिए। ये जो सर्कल है, इसका जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस या परिधि अपन बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये सरकमफेरेंस, परिधि या सेंटीमीटर, परिधि बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, परिमाप बोलो, जो बोलो, इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। इसके परिधि को, इसके परिमाप को, इसके पेरीमीटर को, इसके सरकमफेरेंस को मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसका एक पार्ट जो बना उसे मैं बोलूंगा 1 डिग्री। अब आपको समझ में आया, एक सर्कल था, उसके पेरीमीटर को, सरकमफेरेंस को, परिधि को, परिमाप को, जो भी आप कहना चाहें, उसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 360 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो इसका एक हिस्सा, ये जो एक हिस्सा बना, वो एक हिस्सा मेरा कहलाएगा 1 डिग्री। कैसे शो करते हैं 1 डिग्री, ऐसा 1 डिग्री। ये आपको बात समझ में आई। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम यही होता है कि जिसमें हम 1 डिग्री, आपको समझ में आ गया, एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ये जो 360 इक्वल पार्ट्स है उसका एक पार्ट को आप पकड़ लीजिए, वो क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 डिग्री आपको समझ में आया। अब चलिए इसमें और क्या समझने वाली बात है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बस 1 डिग्री को समझना है, नहीं, 1 डिग्री के अलावा भी बहुत कुछ है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे ख्याल से आपको ये 1 डिग्री समझ में आ गया। एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसके एक पार्ट को 1 डिग्री बोलना, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि 1 डिग्री तो समझ में आ गया, 1 डिग्री तो समझ में आ गया। तो आप ये जानिए सेक्साडेसिमल सिस्टम का जो 1 राइट एंगल होता है, जनरली राइट एंगल बोलने का मतलब सब लोग 90 डिग्री ही समझते हैं, ठीक है।
लेकिन ये 90 डिग्री सिर्फ आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। अभी आगे और जो सिस्टम आपको बताया हूं 3 सिस्टम, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम के 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और इसके 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। क्या होते हैं? 60 मिनट्स। और उसे एक डैश से शो किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट। किसमें? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सेक्साडेसिमल सिस्टम के 1 राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, इसके 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और इसके 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो आपने 360 इक्वल पार्ट्स किए। चलिए एक और बात, एक सर्कल था, सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए गए तो क्या बना? 1 डिग्री बना। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? हम 1 डिग्री को डिफाइन कर पाए, 1 डिग्री को डिफाइन कर पाए। फिर इसके 1 डिग्री को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? इसके 1 डिग्री को, मान लीजिए यहां से 1 डिग्री है, तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिला? मिनट मिला, ठीक है। अब इसके भी एक पार्ट को, सपोज कीजिए इसको और जूम कर रहा हूं, इसके भी एक पार्ट को मैंने और कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मुझे क्या डिफाइन हुआ? तब मुझे डिफाइन हुआ सेकंड डिफाइन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। पहले 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, 360 इक्वल पार्ट्स, तो क्या मिला? डिग्री मिला। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो क्या मिला? मिनट मिला। फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो क्या मिला? सेकंड मिला। बात समझ में आई कि नहीं? डिग्री को शो करेंगे ऐसे, मिनट को शो करेंगे 1 डैश से, सेकंड को शो करेंगे डबल डैश से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब आपको यह समझ आ गया कि मैं वो 1 मीटर वाली कहानी आपको क्यों बता रहा था। 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका एक हिस्सा कहलाया 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्से में डिवाइड किया तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाया? मिलीमीटर। वैसे ही मैं बोला 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। किसमें? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। फिर 1 डिग्री में, 1 डिग्री को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका एक हिस्सा क्या कहलाया? 1 मिनट कहलाया। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। फिर इसके 1 मिनट को मैंने और 60 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाया? सेकंड कहलाया। तो मैंने बोला 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स में मैं डिवाइड करते गया, वैसी वैसी मेरी यूनिट्स बनते गई। हाँ, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ का जो मिनट और सेकंड है वो टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। घड़ी में जो टाइम और मिनट बताते हैं वो समय को बता रहा है। यहाँ जो टाइम और मिनट चल रहा है, यहाँ जो मिनट और सेकंड चल रहा है वो डिग्री को शो कर रहा है, एंगल्स को शो कर रहा है। बात को समझिएगा। यहाँ जो मिनट और सेकंड है वो किससे शो कर रहा है? एंगल्स को शो कर रहा है। वो एंगल्स की यूनिट है ना। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंगल, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंगल, नॉट अ टाइम। क्लियर हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से चलता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैंने बात की थी एंगल्स की। एंगल्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड। फिर मैंने क्या बात की? 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है इनिशियल साइड। नेगेटिव एंगल कब बनता है? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है इनिशियल साइड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या इक्वल हो सकते हैं? तो हाँ, वो मैग्नीट्यूड क्या से अगर देखें तो दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दोनों एंगल इक्वल नहीं होते क्योंकि उनके रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमने 3 सिस्टम को समझा। पहला सिस्टम कौन सा था? सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके ऊपर अभी बात कर रहे थे। अभी आगे और बात करेंगे सेंटीसिमल सिस्टम की और सर्कुलर सिस्टम की, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? मैंने सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिफाइन किया है डिग्री को। किसे डिफाइन किया है? डिग्री को। सेक्साडेसिमल सिस्टम से हम डिफाइन करते हैं डिग्री को। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया, एक सर्कल लीजिए, उसे उसके पेरीमीटर को या सरकमफेरेंस को, परिधि को, परिमाप को, जो भी आप कहना चाहें, उसकी बाउंड्री को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। उसका एक पार्ट जो बनेगा वो कहलाएगा आपका 1 डिग्री। अब उस 1 पार्ट को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? इस 1 हिस्से को आपने कितने हिस्से में डिवाइड किया? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स। तो इसका एक पार्ट क्या बना? मिनट। फिर इसके 1 मिनट के एक पार्ट को आपने 60 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या बना? सेकंड।
तो आप ये बोल सकते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के एक राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, इसके 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, उसके 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये यूनिट्स आपको अभी आगे काम आएंगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसके आगे अपन बात करेंगे किसकी? सेंटीसिमल सिस्टम की। ठीक है, तो चलिए आप उसको भी समझ लेते हैं। सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ सेंटीसिमल सिस्टम। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका फ्रेंच सिस्टम। यहाँ अपन कुछ और डिफाइन करेंगे, तो इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए अब सेंटीसिमल सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका सेकेंड पॉइंट आ गया आपका सेंटीसिमल सिस्टम, और इसे अपन क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। और इसमें क्या डिफाइन होगा? इसमें डिफाइन होंगे ग्रेड्स। क्या डिफाइन होते हैं? ग्रेड्स। डिनोट किया जाता है जी नॉट से। ठीक है, तो इसके वन राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड्स। जैसे मैंने बताया आपको कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। लेकिन इसके एक राइट एंगल में कितना ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स। ठीक है, और इसके एक ग्रेड में, इसके ग्रेड को डिफाइन किया गया है कितना? इसके ग्रेड को डिफाइन किया गया है 100 मिनट में। आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसके ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ए ग्रेड होगा उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, और वो 100 इक्वल पार्ट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 मिनट। ठीक, फिर इसके एक मिनट में होते हैं 100 सेकेंड। मतलब इसका जो 100 इक्वल पार्ट बना उसके एक हिस्से को और कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 100 और हिस्सों में डिवाइड किया गया, और उसे क्या बोले अपन? 100 सेकेंड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये अपना सेंटीसिमल सिस्टम होता है, फ्रेंच सिस्टम, जिसमें ग्रेड्स को डिफाइन करते हैं। इसके एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड्स, ए ग्रेड्स में होते हैं 100 मिनट्स। मतलब इसके ए ग्रेड्स को और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ, और फिर इसके एक पार्ट को, इस 100 पार्ट्स में भी एक पार्ट को और 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो एक ग्रेड में 100 मिनट और एक मिनट में 100 सेकेंड। किस सिस्टम में? सेंटीसिमल सिस्टम में। किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या डिफाइन होता है? ग्रेड डिफाइन होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट अपना आता है एक और सिस्टम। कौन सा? सर्कुलर सिस्टम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझ लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो थर्ड सिस्टम को नोट कर रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम को। चलिए देखिए, थर्ड आपका आ गया सर्कुलर सिस्टम। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए पहली बात तो, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने किसको डिफाइन किया? डिग्री को। सेंटीसिमल सिस्टम में आपने किसको डिफाइन किया? ग्रेड्स को। अब सर्कुलर सिस्टम में आप किसे डिफाइन करेंगे? रेडियन को। यहां पर आप डिफाइन करेंगे किसे? रेडियन, रेडियन को। ठीक है, तो चलिए सर्कुलर सिस्टम में रेडियन को डिफाइन करते हैं। रेडियन में अब होता क्या है समझते हैं। रेडियन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने आपसे बोला 1 डिग्री को डिफाइन करो, तो अब आप क्या बोलोगे? एक सर्कल के पेरीमीटर को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं एक ग्रेड क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि वो सेंटीसिमल सिस्टम है, जिसमें फ्रेंच सिस्टम अपन बोलते हैं, और उसके एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड्स, और उसके एक ग्रेड में होते हैं 100 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 100 सेकंड। फिर मैं आपसे पूछूं अगर 1 रेडियन क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने 1 डिग्री को डिफाइन किया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वहां से एक पार्ट कहलाया 1 डिग्री। तो वैसे ही पूछो अगर 1 रेडियन क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे? तो चलिए समझते हैं किसे? 1 रेडियन को। डिफाइन 1 रेडियन क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 रेडियन, तो आप क्या बोलोगे? चलिए समझिए डिफाइन 1 रेडियन को। सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक, सर्कल का सेंटर कितना है? O, और इसका रेडियस कितना है? R। क्लियर हुआ ये चीज? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O हैविंग रेडियस R। ठीक है, तो चलिए एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस अपने पास R है। तो यहाँ पर 1 रेडियन कैसे डिफाइन होगा? अब बात को समझिए, 1 रेडियन होता क्या है? मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा 1 रेडियन क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो 1 रेडियन क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 रेडियन, डेफिनेशन देखिएगा 1 रेडियन की। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब बनाना, ठीक है, एंगल सबटेंडेड
बाय एन आर्क, ठीक है, बाय एन आर्क हैविंग लेंथ equal to the radius of the circle, equal to the radius of the circle, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यहाँ पे सॉरी एक तो यहाँ चलिए आया लिख देते हैं, एट द सेंटर इज 1 रेडियन, ठीक है। अब बात को समझिए, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा, 1 रेडियन को डिफाइन करना है, तो इसका मतलब समझिए मैंने क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ एंगल सबटेंड कर रहा है, बात को समझिए, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यहां पे देखिए मैंने कॉमा डाल दिया, इस कॉमा को ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन, लेकिन ये 1 रेडियन कब होगा, ये 1 रेडियन कब होगा, हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जब आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल टू द क्या हो, रेडियस ऑफ सर्कल। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is 1 radian when arc having length equal to the radius of circle। चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि एक ही बार में आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां से मिटा देते थोड़ा सा, इसी चीज को और अच्छे से सिस्टमेटिकली वे में लिख दे रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ circle is 1 radian when arc having length equal to the radius of circle। अब आपको चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी क्या, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन व्हेन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक आर्क ले लिया, ये मैंने आर्क ले लिया, क्लियर है, ये आर्क आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आर्क मैंने ले लिया, ये आर्क की लेंथ कितनी है, मैंने क्या बोला, आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब इसकी जो लेंथ है वो शुड बी इक्वल होनी चाहिए किसके, रेडियस की जो लेंथ है उसके, समझ में आ रहा है, मतलब जितना रेडियस है उतने ही लेंथ का आपको आर्क लेना है, क्लियर हो रही बात, जितना रेडियस है उतने ही लेंथ का आपको क्या लेना है, आर्क लेना है। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन में वही चीज लिखी है, when arc having length equal to the radius of circle, आर्क जो है उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। देखिए सर्कल सीधी सीधी बात है, 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क जो है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, वो 1 रेडियन कब बनाएगा, जब इस आर्क की लेंथ भी इस रेडियस के इक्वल हो। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन मिल दिया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन व्हेन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस के इक्वल की एक आर्क होनी चाहिए जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, वो कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको 1 रेडियन भी समझ में आ गया। तो अब देखिए अपन ने तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सेंटीसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया और सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। सर्कुलर सिस्टम में क्या,
एक आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन का बनेगा, ठीक है। तो अब तीनों सिस्टम का एक रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने तीनों सिस्टम को इंडिविजुअली समझा। सेक्साडेसिमल सिस्टम से हमने डिग्री को समझा, सेंटीसिमल सिस्टम से हमने ग्रेड को समझा, और सर्कुलर सिस्टम से हमने रेडियन को समझा। तो अब अपन क्या करेंगे, तीनों सिस्टम के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद अपन बनाएंगे क्वेश्चंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हमने पढ़ा सारे सिस्टम्स के बारे में जाना है ना, तो अब आगे की क्लास में हम लोग तीनों सिस्टम्स से बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा, और अगर जो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और हम आपको और ज़्यादा अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। थैंक यू।